हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारक। आप सिक्स्थ सेमेस्टर में प्रवेश कर चुके होंगे और उसके साथ साथ अब हम स्टार्ट करेंगे सिक्स्थ सेमेस्टर के जो पेपर्स हैं। आपका जो सिक्स्थ सेमेस्टर का सिलेबस है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। इससे पहले मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया सिक्स्थ सेमेस्टर सिलेबस डिस्कशन, जिसमें मैंने सब कुछ डिस्कस किया है कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना होगा, पेपर्स को कैसे स्टडी करना होगा, वो आप देख लीजिएगा। क्योंकि फिर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में मैसेजेस करते हैं, सर इस पेपर में क्या पढ़ना है। जैसे पिछली बार आपका सोशोलॉजिकल थॉट फर्स्ट था, इस बार भी आपका सोशोलॉजिकल थॉट सेकंड है। तो उसको उस पेपर में आपके यूनिट के साथ साथ सोशोलॉजिस्ट का नाम भी रखा गया है, आपको वही पढ़ना है। जैसे पिछली बार आपका मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव था, तो उसमें आपको इंडियन सोशोलॉजिस्ट पढ़नी तो बहुत सारे बच्चे फिर एग्जाम के टाइम मैसेजेस कर रहे थे, सर क्या इसमें मार्क्स लिखना है। उसमें मार्क्स नहीं लिखना था, क्योंकि आपके सिलेबस हर यूनिट में एक एक सोशोलॉजिस्ट का नाम दिए। इंडियन सोशोलॉजिकल थॉट है इंडिया में, फिर वेस्टर्न सोशोलॉजिकल थॉट को इंडियन सोशोलॉजिस्ट ने कैसे यूज किया। ठीक है, तो सिलेबस आप देख लीजिए, उसको डिस्कस मैंने ऑलरेडी किया है, आपको क्या क्या पढ़ना है उसमें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अंडरस्टैंडिंग सबाल्टर्न, जो आपका पेपर नंबर 1 है, जिसका नाम ही है सोशोलॉजिकल थॉट इन इंडिया सेकंड। उसका जो पहला टॉपिक है, पहला यूनिट है, वो आपको समझना है सबाल्टर्न अप्रोच, यानी इंडियन सोशोलॉजिकल थॉट। उसका नाम ही है, आपको इंडियन सोशोलॉजिस्ट के थॉट समझने हैं। ठीक है, जैसे हमने वेस्टर्न में समझा फंक्शनलिस्ट वालों को, मार्क्सिस्ट वालों को, वेबर को, यहाँ हमें समझना इंडियन सोशोलॉजिस्ट ने उस थॉट को कैसे यूज किया। लेकिन यहाँ एक अपना थॉट था, जिस तरह से हमने इंडोलॉजी को पढ़ा, यहाँ एक अपना थॉट इमर्ज हुआ जिसका नाम था सब अल्टर्न अप्रोच। उसको हम समझेंगे आज इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, चलिए, लेकिन उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके इस बार 4 पेपर्स हैं। एक तो आपको पता है, एक आपका जो सोशोलॉजिकल थॉट, इंडियन सोशोलॉजिकल थॉट है, ये फिफ्थ सेमेस्टर में आपका फर्स्ट था, इस बार सेकंड है, इसी को आपको कंटिन्यू करना है। उसके अलावा आपका अर्बन सोसाइटी है, उसके अलावा सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन है आपका दूसरा पेपर। ये बहुत बेस्ट पेपर है, ये नेट के रिलेटेड जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, ये सोशोलॉजिकल थॉट सेकंड, सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन। एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पेपर है आपके लिए, क्योंकि जो भी रिसेंट रिक्रूटमेंट्स हुए, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के हुए या +2 लेक्चरर के हुए, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी उसमें हर किसी जगह में ये पेपर था। ठीक है, तो 4 पेपर है, इंडियन सोशोलॉजिकल थॉट, और उसके साथ साथ सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, और उसके साथ साथ आपको रखा गया एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी और अर्बन सोसाइटी। देखिए, अर्बन सोसाइटी इस बार मैं आपको इस तरह से नहीं पढ़ाऊंगा, जिस तरह से मैंने आपको पिछली बार फ्री पढ़ाया था, यूट्यूब पे हर कोई लेक्चर दिया था और उसका पीडीएफ दिया था। फिर बाद में स्टूडेंट्स एग्जाम के टाइम पे मैसेजेस कर रहे थे, पीडीएफ चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। तो इस बार हम सिस्टमैटिकली इस चीज़ को अरेंज करेंगे। हमने इस बार आपके लिए एक पेड कोर्स लॉन्च कर दिया है। 4 पेपर 5 जो है, एक मैं आपको फ्री पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, जिसका नाम है अर्बन सोसाइटी। ये आपको फ्री में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये इसके फ्री नोट्स और फ्री सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन जो 4 इंपॉर्टेंट पेपर्स है आपके, सोशोलॉजी जो इंडियन सोसाइटी है, सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, उसके साथ एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, इसमें हमने पेड कोर्स लॉन्च कर दिया है। आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब चैनल पे जाना है, सॉरी, आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन मेरी लॉन्च हो चुकी है, जिसका नाम है आदिल सर सोशोलॉजी। क्या इसका नाम, आदिल सर सोशोलॉजी। इसको आप डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो वहां आपको एक कोर्स मिलेगा जिसका नाम ही है इंडियन सोशोलॉजिकल थॉट पेपर सेकंड, इंडियन सोशोलॉजिकल थॉट पेपर सेकंड। ठीक है, तो वहां आपको जब ये कोर्स मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। इस कोर्स में आपको सब कुछ मिलेगा, वीडियो लेक्चर, सब वीडियो लेक्चर, प्लस आपको पीडीएफ मटेरियल जो आपको एग्जाम के लिए चाहिए। जब आपका एग्जाम होता है तो उस प्रिपरेशन के लिए एक कन्फाइनड पीडीएफ मटेरियल, क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, वो आपको वहीं पे मिल जाएगा, क्योंकि आपको फिर मटेरियल की प्रॉब्लम हो जाती है। ये दोनों इश्यूज हमने सॉर्ट आउट कर दिए हैं, एक तो वीडियोस भी मिलेंगे और पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है,
तो जब भी आपको टाइम मिलेगा, जब आपका एग्जाम होगा, आप सभी पीडीएफ डाउनलोड करके रखेंगे अपने पास और उनके नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपको नोट भी नहीं बनाने हैं, वही प्रिपेयर करने हैं आपको, बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एग्जाम के लिए। उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इस बार आपको पता है, मैंने पिछली बार गेस भी दी थी, उससे बाहर आपको कुछ नहीं आया था। तो इस बार आपको पीडीएफ मिलेंगे, उससे आप प्रिपेयर करेंगे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कोर्सेज लॉन्च हमने कर दिए हैं अपनी एप्लीकेशन पे, ठीक है। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहां कोर्सेज अवेलेबल है और इसका फी हमने खाली 500 रखा है। एक पेपर के 500 हमने रखे हैं। तो पहला हम करेंगे कंप्लीट सोशियोलॉजिकल थॉट, सेकंड वहां पे आपको 500 पे करना है और 500 के बाद आपको दोनों चीजें मिलेंगी। आप वीडियोस भी देखेंगे, ठीक है, जब तक आपका एग्जाम हो जाएगा तब तक ये वीडियोस आपको अवेलेबल रहेंगे, प्लस पीडीएफ मटेरियल भी मिल जाएगा। तो आपको कोई भी काम नहीं करना है, बस उन वीडियो लेक्चर्स को देखना है, चीज़ों को समझना और पीडीएफ मटेरियल डाउनलोड करना है एग्जाम के लिए, ठीक है। आया समझ में? तो जैसे ही हमारा पहला जो कोर्स है वो खत्म हो जाएगा तो हम पेपर सेकंड को लॉन्च कर देंगे, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, फिर सोशियोलॉजी एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी को, ठीक है। एक पेपर मैं आपको फ्री में पढ़ा दूंगा यूट्यूब पे, उसका जो पीडीएफ मटेरियल है वो भी मैं वहीं पे अपलोड कर दूंगा। एप्लीकेशन पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आप सीधे एप्लीकेशन पे जाइए, वहां अपलोड कीजिए। चलिए, आज हम समझेंगे सबाल्टर्न अप्रोच, ठीक है। सबाल्टर्न अप्रोच होता क्या है? देखिए, पहले इस सिलेबस में आपको समझना है सबाल्टर्न अप्रोच। यूनिट नंबर 1 आपको रखा गया सबाल्टर्न, लेकिन ये आपको समझना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबाल्टर्न अप्रोच को कैसे यूज किया इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खाली आपको पढ़ना है सबाल्टर्न अप्रोच में। इसमें बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट है, जैसे रंजीत गुहा है इसमें, ठीक है, डेविड हार्डीमान है इसमें और शाहिद अमीन है इसमें। तो आपको खाली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझना है, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन उससे भी पहले आपको क्या करना है, उससे भी पहले और एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। इस यूट्यूब, मेरी यूट्यूब पे एक बटन और ऐड हो चुका है जिसका नाम है थैंक्स। जब आप वीडियो लेक्चर देखेंगे तो नीचे आप देखेंगे आपको बहुत सारे बटन अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे शेयर इट होता है, ठीक है, शेयर होता है, डाउनलोड होता है, कमेंट्स होते हैं। उसके साथ साथ और एक बटन ऐड हो चुका है जिसका नाम है थैंक्स। तो थैंक्स का बटन क्या है? अगर कोई इस यूट्यूब चैनल का मेंबर बनना चाहता है, ठीक है, तो इस यूट्यूब चैनल से उसने काफ़ी सीखा है, वो चाहता है कि वो इस यूट्यूब चैनल का मेंबर बने, तो इसके लिए हमने एक बटन लॉन्च कर दिया जिसका नाम थैंक्स बटन है। वहाँ आपको क्या करना है, वहाँ आपको 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ खाली पे करने हैं और उससे आप क्या बनेंगे, इस यूट्यूब चैनल के आप मेंबर बनेंगे, ठीक है। तो उसके बहुत सारे हमने रखे हैं। जो फ्रेंड बनना चाहता है, मेंबर बनना चाहता है, उसको 30 रुपीज़, जो इसका गोल्ड मेंबर बनना चाहता है उसके लिए 100 रुपीज़, और जो इसके लिए मतलब क्लोज फ्रेंड बनना चाहता है उसके लिए हमने 100 रुपया रखा है। तो जितना आपको चाहिए, जो मेंबरशिप आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं और 30 रुपीज़ आप पे कर सकते हैं। चलिए, अब हम समझते हैं। और उसके साथ साथ और एक पॉइंट कि इस वीडियो लेक्चर जो आपका पेड कोर्स है, सर हमें पेड कोर्स दिख नहीं रहा है, तो पेड कोर्स की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगा, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लिंक्स अवेलेबल होंगे, वहां से आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं जिनको पता नहीं है, इस यूट्यूब लेक्चर के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल भी खोली है, ठीक है, जहां हम सभी जो भी इंफॉर्मेशन सोशियोलॉजी के रिलेटेड होती है वो हम शेयर करते हैं। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी, टेलीग्राम लिंक, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप सीधा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी अपडेट मिलता है वो आपको वहां मिल जाएगा। चलिए, अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग सबाल्टर्न अप्रोच। तो भीमराव अंबेडकर को समझना है, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे सबाल्टर्न अप्रोच होता क्या है, ठीक है। So first we will understand subaltern approach, then we will understand डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबाल्टर्न अप्रोच को इंडियन सोसाइटी में कैसे समझा। जिस तरह से आपको याद होगा, हमने इंडोलॉजिकल 5th सेमेस्टर में हमने इंडोलॉजिकल अप्रोच को समझा कि इंडियन सोसाइटी को कुछ इंडियन सोशलॉजिस्ट ने कहा, अगर आपको इंडियन सोशलॉजी को समझना है तो यहाँ के जो पुराने टेक्स्ट्स हैं, यहाँ के जो क्लासिकल टेक्स्ट्स हैं, पुरानाज हैं, वेदास है, ठीक है, वो आपको समझने होंगे, तभी आप इंडियन सोसाइटी को समझ सकते हैं। उसी को हमने इंडोलॉजिकल अप्रोच बताया। तो अब हम आज समझेंगे सबाल्टर्न अप्रोच क्या होता है। सो इन दिस प्रीवियस पेपर हमने 5th सेमेस्टर में ऑलरेडी समझा है इंडियन सोसाइटी। हमने बहुत सारे डिस्कोर्सेज को समझा, इंडोलॉजिकल डिस्कोर्स, उनको हम पर्सपेक्टिव्स भी कहते हैं, उनको हम डिस्कोर्सेज भी कहते हैं, याद रखना ये दोनों टर्म्स। हमने मार्क्सिस्ट को समझा, फंक्शनलिस्ट वालों को समझा, और उसके साथ साथ हमने इंडोलॉजिकल अप्रोच को समझा। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सबाल्टर्न डिस्कोर्स। इसको हम डिस्कोर्स भी बोलते हैं, पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं। वी हैड 2 डिस्कोर्सेज इन इंडियन सोसाइटी। लेकिन हमको कहाँ जाना है? हम लोगों को जाना है जिस वक्त इंडिया क्या था, इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर था, यानी ये लोग कॉलोनियलिस्ट्स थे और इंडिया इनकी कॉलोनी थी। ये लोग यहाँ रूल कर रहे थे बाय फोर्स। तो ब्रिटिशर जो है ये यहाँ बाय फोर्स रूल का, इसको हम बोलते हैं कॉलोनी, इनको बोलते हैं कॉलोनियलिस्ट्स, ठीक है।
अब जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, यानी 60 से लेके ये 1947 तक यहाँ थे, कहाँ, इंडिया में थे। चलो, उस वक्त हमारे पास दो कोर्सेज थे इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए। एक तो हमारे पास इंडोलॉजिकल कोर्स था, स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री थ्रू क्लासिकल टेक्स्ट्स। अगर आपको इंडियन सोसाइटी को समझना है, आपको क्लासिकल टेक्स्ट समझने हैं। और दूसरा कॉलोनियल डिस्कोर्स था हमारा। कॉलोनियल डिस्कोर्स मतलब जो यहाँ मिशनरीज थी, ठीक है, और उसके साथ साथ जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव, जो लोग यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे उस वक्त, ठीक है, जो यानी कि ब्रिटिशर्स के बड़े बड़े ऑफिसर्स, ठीक है, कलेक्टर्स या कुछ और, या इनके गवर्नर जनरल। स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी बाय ब्रिटिश, ये लोग इंडियन सोसाइटी को स्टडी करते थे और उसके बारे में बुक्स लिखते थे। इसको बोलते हैं हम कौन सा, इसको बोलते हैं कॉलोनियल डिस्कोर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्कोर्स। मतलब जो ब्रिटिशर्स यहाँ थे वो यहाँ की सोसाइटी को देख रहे थे, फिर बुक्स लिख रहे थे। जो भी ब्रिटिशर्स ने बुक्स लिखी हैं या यहाँ की सोसाइटी को समझा, उसको बोलते हैं कॉलोनियल डिस्कोर्स, ठीक है। इंडोलॉजिकल डिस्कोर्स यहाँ अपने लोग थे, ठीक है, जिन्होंने कहा अगर आपको इंडियन सोसाइटी को समझना है, आपको पुराने बुक्स समझने होंगे इंडिया के, ठीक है, वेदास, पुराणास, महाभारता। चलो, ये दो डिस्कोर्सेस उस वक्त हमारे पास अवेलेबल थे। देन हमने देखा कि फिर मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले आए। यहाँ बहुत सारे सोशलिस्ट जो हैं वो मार्क्सिस्ट, उन्होंने मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से इंडियन सोसाइटी को समझा। जैसे AR देसाई ने मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव यूज किया इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए, फंक्शनलिस्ट वालों ने फंक्शनलिस्ट, ठीक है, तो श्रीनिवासन ने फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव यूज किया इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए। लेकिन अब देखो, अगर तुम लोग इंडियन सोसाइटी को देखोगे, यहां सभी को स्टडी किया जा रहा है। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्ट वाले रिच को स्टडी करते हैं, फंक्शनलिस्ट वाले ओवरऑल सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कॉलोनियल डिस्कोर्स था, जो ब्रिटिशर्स थे वो ब्रिटिश की लाइन से इंडियन सोसाइटी को समझ रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे इंडोलॉजिकल प्रेस वो क्लासिकल टेक्स्ट को क्लासिकल टेक्स्ट से इंडियन सोसाइटी को समझ रहे हैं। लेकिन इंडियन सोसाइटी में कुछ ऐसे स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स भी थे, जो पीजेंट्स थे, जो क्या करते थे, जो फार्मर थे, जो जमीन कमाते थे लोगों की। ट्राइबल्स भी थे, ST भी थे और विमेन्स भी थे। कुछ लोग, कुछ ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं, इनको कोई स्टडी नहीं कर रहा था, इनको हर कोई नेग्लेक्ट कर रहा था, इनकी स्टडी नहीं हो रही थी, ठीक है। यानी हर कोई किसके पीछे लगा था, मेन सोसाइटी के पीछे लगा था। तो इन चीजों को, इन छोटे छोटे ग्रुप्स को स्टडी करने के लिए, या लोअर कास्ट के जो लोग थे इंडियन सोसाइटी में, अगर आप इस तरह से समझोगे, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्य, शूद्र और जो अनटचेबल्स लोग थे, इनकी हिस्ट्री कोई स्टडी नहीं कर रहा था। एक तो ये, जिनको हम मार्जिनलाइज्ड बोलते हैं, छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं, जो फार्मर्स थे गाँव में, जो अर्बन सिटीज में ट्राइबल्स थे, क्या इन लोगों को स्टडी करना इंपॉर्टेंट नहीं था? क्या इन लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल या उस नेशनल स्ट्रगल में काम नहीं किया? उन्होंने भी काम किया बहुत सारा। क्या इन पे ब्रिटिश के सफरिंग्स नहीं पड़े? यस पड़े, बहुत सारे। ये भी सफर हुए ब्रिटिशर्स की वजह से, जो इन्होंने फॉरेस्टर्स पे लॉ पास किए, इनको वहां से भगाया, या इनके साथ जुल्म यानी कि एक्सप्लॉइटेशन हो गई। तो ये लोग भी सफर कर रहे थे, लेकिन इनकी हिस्ट्री और इन पे कोई भी स्टडी नहीं कर रहा था, जिनको बोलते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। सब किसके पीछे लगे थे? मेन जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनको स्टडी कर रहे थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को, इन लोअर कास्ट, इन स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स को क्या किया जाता था? नेग्लेक्ट किया जाता। जैसे विमेन्स पे भी बहुत इंपैक्ट पड़ा फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, लेकिन उनको स्टडी ही नहीं किया, उनकी हिस्ट्री ही अवेलेबल हमारे पास नहीं है कि विमेन्स ने क्या रोल किया हिस्ट्री में। है लेकिन बहुत कम है। तो इसी दौरान एक स्कॉलर आया जिसका नाम था, जो इटली से आया था, जिसका नाम था एंटोनी ग्रैम्शी। क्या था इसका नाम? एंटोनी ग्रैम्शी। कहां से आया? इटली का था ये। सो इसने एक टर्म कॉइन की जिसका नाम इसने सबाल्टर्न रखा। तो पहला पॉइंट आपके पास ये आ गया, पहला पॉइंट आपके पास ये आ गया कि एक टर्म आपके पास आ गई जिसका नाम है सबाल्टर्न। इसका मतलब क्या है? टू स्टडी दीज मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। इस सबाल्टर्न का मतलब था इन्हीं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को स्टडी करना, यानी कि इनकी हिस्ट्री स्टडी करना, इनका पॉलिटिकल सिस्टम स्टडी करना, इनका कल्चर स्टडी करना, इनका इकोनॉमी स्टडी करना। किस पर्सपेक्टिव से? सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव से। इसका मतलब क्या होता है? सो अगर अब हम देखेंगे, बट when a new turn to the history was started in writing the history of peasants। तो इसी दौरान हम बोलते हैं कि इस दौरान क्या हो गया? इन लोगों को नेग्लेक्ट किया जा रहा था। हिस्टोरियंस हिस्ट्री में भी इनके बारे में कोई लिख नहीं रहा था, इनको कोई स्टडी नहीं कर रहा था, इनके प्रॉब्लम्स को, इनके इश्यूज को, इन छोटे छोटे ग्रुप्स को, इनको हम बोलते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप्स को, ठीक है। तो इनके बारे में कोई भी स्टडी नहीं हो रही थी, ना कोई हिस्ट्री लिखी जा रही थी इनके बारे में, ठीक है। तो इसी एंटोनी ग्रैम्शी ने एक टर्म दी जिसका नाम सबाल्टर्न रखा गया। सबाल्टर्न का मतलब अब सीधा क्या है? टू स्टडी दिस मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। सोसाइटी के जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, उनको स्टडी करना इज नोन एज सबाल्टर्न। सिंपल कंसेप्ट, बहुत इजी कंसेप्ट है ये।
इसी दौरान क्या हुआ, व्हेन अ न्यू ट्रेंड ऑफ हिस्ट्री स्टार्टिंग, तो इसी दौरान क्या हो गया, एक नया ट्रेंड आ गया कि अब क्या करना है, स्टार्टेड राइटिंग हिस्ट्री। इस दौरान क्या हुए इंडिया में, इस दौरान इंसर्जेंसीज हो गए, रिबेलियन हो गए और ट्राइबल अपराइजिंग हो गए साउथ एशिया में। तो साउथ एशिया में क्या बढ़ने लगा, जो ट्राइबल्स थे उनके साथ लड़ाई होने लगी, ठीक है, ब्रिटिशर्स वर्सेस ट्राइबल्स लड़ाई हो गई, रिबेलियन होने लगे, उन्होंने क्या किया, वो रिबल्स बनने लगे। उन्होंने कहा कि हमें सोसाइटी को चेंज, सिस्टम ही को चेंज, हमें ब्रिटिशर्स का सिस्टम नहीं चाहिए। सो ट्राइबल्स के साथ क्लैशेस हो गए। तो इसी दौरान एक नया ट्रेंड आया साउथ एशिया में कि अब क्या करना है, अब हिस्ट्री को डोमिनेंट ग्रुप से नहीं लिखना है, हिस्ट्री को हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनसे हम हिस्ट्री को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, उनका व्यू देखेंगे, उनका पर्सपेक्टिव देखेंगे, उनके एक्सप्लॉइटेशंस देखेंगे। इसलिए कहा हमने ए ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स स्टार्टेड ए न्यू ट्रेंड, लाइक उसमें थे रंजीत गुहा, डेविड हार्डीमैन, उसके साथ साथ पार्थ चेटर्जी और शाहिद अमीन, डेविड आर्नोल्ड, सुमित सरकार एंड दीपेश चक्रभाटिया। इन लोगों ने ये कंसेप्ट दिया, ये एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स थे जिन्होंने इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने की कोशिश की, लेकिन सर किस पर्सपेक्टिव से, सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव से, याद रखना, सबाल्टर्न डिस्कोर्स से, सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव से, यानी इंडियन सोसाइटी को हम स्टडी करेंगे, हम ऊपर से स्टडी नहीं करेंगे, हम रिच क्लास को नहीं देखेंगे, हम बड़े बड़े क्लासेस को नहीं देखेंगे, इनको हम कैल्सर करेंगे, हम इंडियन सोसाइटी को स्टडी करेंगे फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं हमारे, जो एसटीज हैं, जो ट्राइब्स हैं हमारे, जो विमेन हैं हमारे, इनसे हम इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आई बात समझ में, सिंपल कंसेप्ट है। So along with them, Ambedkar's work is also taken as because he has worked for the emancipation and liberation of the Dalits. तो दलित्स उस वक्त जो थे ये एक छोटा ग्रुप था इंडिया में, तो उनके साथ भी एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी उस दौरान ब्रिटिशर्स के दौरान। तो एम्बेडकर ने इन पे सबसे ज़्यादा काम किया, तो इसको भी हम सबाल्टर्न में रखते हैं, तो ये भी एक सबाल्टर्न ग्रुप है। तो इसीलिए आपको एम्बेडकर ने इमेंसिपेशन इनको डेवलप करने की कोशिश की, इनके लिए फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो लॉज बनाए, और इनको कोशिश, इनके अंदर कॉन्शियसनेस डेवलप की कि तुम लोगों को ये चीज़ें करनी चाहिए, जैसे इसने बहुत सारे मंत्रास दिए, एजुकेट, इमेंसिपेशन, कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो इसीलिए आपको एम्बेडकर रखा गया है। तो एक ग्रुप जो है वो उस पर स्टडी किसने की है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन सा ग्रुप, दलित ग्रुप, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ सबाल्टर्न, अब सबाल्टर्न होता क्या है, तो टर्म सबाल्टर्न वाज कॉइनड बाय, आपको पता है ये एंटोनी ग्रैम्शी ने कॉइन की है ये टर्म। सो इनिशियली इट वाज यूज्ड टू डिनोट इंफीरियर, लेकिन जब एंटोनी ग्रैम्शी ने ये टर्म पहले दी, उसने क्या किया, उसने वो किसको स्टडी कर रहा था, उसने वो आर्मी को स्टडी कर रहा था, उसने ये टर्म किसके लिए यूज की थी, उसने ये टर्म डिनोट की थी इंफीरियर रैंक, यानी आर्मी में जो जिनकी लोवेस्ट रैंक होती है उनको स्टडी करने के लिए एक टर्म उसने दी, जिसका नाम उसने क्या रखा, उसका नाम उसने सबाल्टर्न रखा। किसने, एंटोनी ग्रैम्शी ने। बट नाउ एट इज, लेकिन आजकल अगर आप देखोगे द टर्म एम्प्लॉयज द पीपल ऑफ इंफीरियर रैंक, यानी आजकल सबाल्टर्न में उन सब लोगों को आप रख सकते हो जो सोसाइटी में इंफीरियर होते हैं, यानी जो लोवेस्ट होते हैं, कास्ट में लोवेस्ट होते हैं, क्लास में लोवेस्ट होते हैं, इन रेस में लोवेस्ट होते हैं, जिनको इंफीरियर सोसाइटी स्टिग्मा देती है कि ये लोग इंफीरियर है, कास्ट में, रिलीजन में, क्रीड में, कलर में, सेक्स में, जेंडर में, हर किसी चीज़ में जो भी आपको लोवेस्ट दिखेंगे सोसाइटी में, जिनको सोसाइटी कंसिडर करती है ये लोवेस्ट के लोग हैं, इनको इंफीरियर सोसाइटी कंसिडर करती है, उनको स्टडी करना, हम आजकल उन सबको किस में स्टडी कर सकते हैं, सबाल्टर्न अप्रोच में। सिंपल याद रखना। लेकिन सर हम किन चीज़ों पे देख सकते हैं ये लोग इंफीरियर है, इकोनॉमी हम देख सकते हैं, यानी क्लास उनका देखेंगे, क्लास में जो सबसे छोटे हैं यानी रिच पुअर क्लास, रेस में देख सकते हैं क्या कौन सी रेस है, नॉर्डिक रेस है या कोई और, ये सोसाइटी ने इन चीज़ों को टैग किया होता है कि ये लोग जो हैं ये लोवेस्ट रेस के होते हैं, ठीक है। इथनिसिटी में लोवेस्ट कौन, जेंडर, ठीक है, और कास्ट में, इन सब चीज़ों के बेस पे, इन सब एट्रीब्यूट्स के बेस पे जो सोसाइटी उनको बोलती है, जो उनको सोसाइटी एक टैग देती है कि आप लोअर कास्ट हैं यानी आप इंफीरियर हो सोसाइटी में, तो उनको हम किस में स्टडी कर सकते हैं, सबाल्टर्न में स्टडी कर सकते हैं। आई बात समझ में।
चलिए उसके बाद हम कहते हैं सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव इज द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। अब सबाल्टर्न का मतलब क्या है सर? ये एक पर्सपेक्टिव है, इज द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसको अंडरस्टैंड करना? सोसाइटी को। कहाँ से? फ्रॉम द बिलो। जब आप सोसाइटी को डिवाइड कर देंगे स्ट्रैटिफिकेशन में, कास्ट में, क्लास में, क्रीड, कलर, जेंडर, जो लोवेस्ट के होंगे उनको स्टडी हम किस में करते हैं? इज द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी फ्रॉम द बिलो। नीचे से सोसाइटी को समझना, ऊपर वालों को सबको छोड़ देना, ठीक है। वाई टू स्टडी देम। अब आप बोलोगे सर हमें इनको क्यों स्टडी करना है? बिकॉज पीपल हु आर मार्जिनलाइज्ड फॉर वेरियस रीजंस इन स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी प्रोड्यूसेस नॉलेज एंड हैव देयर ओन पॉलिटिक्स। उनकी अपनी पॉलिटिक्स होती है, उनका अपना पॉलिटिकल सिस्टम होता है, इनका अपना इकोनॉमिक सिस्टम होता है, इनका अपना एक कल्चर होता है। तो इनको हमें ज़रूरी स्टडी करना है इसके लिए, क्योंकि इनकी अपनी एक नॉलेज होती है जिस पे ये लोग चलते हैं, जिस पे लोग बिलीव करते हैं। इनका एक कल्चर होता है, एक पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम होता है। तो उसको समझने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इन लोगों को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव लुक्स इनटू दोज हु आर नेग्लेक्टेड। और सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव किन की ओर देखता है, किन को स्टडी करता है? हु आर नेग्लेक्टेड, इनको नेग्लेक्ट किया गया है मेन स्ट्रीम से, यानी बड़े बड़े जो मेन स्ट्रीम जैसे हमारे फंक्शनलिस्ट्स वाले हैं, मार्क्सिस्ट वाले हैं, वेबर है, उसके साथ साथ जो बड़े बड़े हमारे जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो नेग्लेक्ट करते हैं इन लोगों को मेन स्ट्रीम में स्टडी नहीं किया जाता। एंड मार्जिनलाइज्ड एंड कंट्रास्ट विथ इट इज इलीट पर्सपेक्टिव। इलीट पर्सपेक्टिव मतलब रिच के बारे में, रिच की हिस्ट्री, और एजुकेटेड मिडिल क्लास, उनके बारे में सब कोई स्टडी करता है, उनके थॉट्स को, उनके कल्चर को, उनके पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम को, लेकिन इनको नहीं किया जाता है। तो इसके साथ साथ हम बोलते हैं इलीट पर्सपेक्टिव, ये इसके अगेंस्ट में खड़ा होता है। यहाँ हम इलीट पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं, रिच लोगों को पढ़ रहे हैं, मार्जिनलाइज्ड यानी बड़े बड़े ग्रुप्स को स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ हम सबाल्टर्न में छोटे छोटे ग्रुप्स को स्टडी कर रहे हैं जो मार्जिनलाइज्ड है, ठीक है। सो इटालियन नियो मार्क्सिस्ट एंटोनी ग्रैम्शी इनिशिएटेड द कंसेप्ट ऑफ सबाल्टर्न इन हिज। सर इसने कहाँ लिखा? इसकी एक बुक है जिसका नाम है प्रिजन नोटबुक टू सिग्निफाई द मार्जिनलिज्म। वहां प्रिजन नोटबुक, ये प्रिजन को स्टडी कर रहा था, इसने एक बुक लिखी, प्रिजन में ये देख रहा था, वहां पे इसने ये स्टडी की है, और इसी बुक में इसने ये टर्म दी सब आल्टर्न। किसने? एंटोनी ग्रैम्शी ने। याद रखना एंटोनी ग्रैम्शी को बोलना मत, ये नेट में क्वेश्चन आता है, ये आपको बड़े बड़े एंट्रेंसेस में दिखेगा। हु हैज गिवन द टर्म सबाल्टर्न टर्म इन हिज बुक। किसमें? नोटबुक, प्रिजन नोटबुक में इसने दी है। एंटोनी ग्रैम्शी, इटली का था ये। इन जनरल सबाल्टर्न एम्प्लॉयज पीपल हु आर ऑफ इंफीरियर। अच्छा, और इसका मतलब है इन जनरल हम कहते हैं सबाल्टर्न वो लोग होते हैं जो इंफीरियर रैंक्स होते हैं। बट ग्रैम्शी यूज्ड दिस टर्म इन ए ब्रॉडर वे, ही मेंट ऑल द काइंड्स ऑफ नॉन हेजमोनिक। इसने कहा ये वो सब लोग हैं जो नॉन हेजमोनिक है। हेजमोनिक मतलब जो सोसाइटी में बड़े बड़े अथॉरिटीज़ पे नहीं हैं, जो आम लोग। अगर आप अपनी सोसाइटी में देखोगे तो आप देखोगे कुछ लोग पार्लियामेंट में हैं, कुछ लोग जुडिशरी में हैं, कुछ लोग एग्जीक्यूटिव में हैं, तो कुछ लोग बड़े बड़े पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन इनके साथ साथ आम लोग भी हैं जिनका कोई पावर नहीं है, जिनको कोई पावर नहीं है, जो ना लेजिस्लेचर में, ना एग्जीक्यूटिव, ना जुडिशरी, ना एडमिनिस्ट्रेशन में है। आम लोग, सॉरी 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 सॉरी। तो उनको अगर आप देखोगे सर, उनको हम कहाँ स्टडी करते हैं? उन्हीं को हम सबाल्टर्न में स्टडी करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं सबाल्टर्न ग्रुप, ठीक है। तो इसीलिए इसने कहा नॉन हेजमोनिक, उनके पास कोई भी पावर नहीं है कि वो लोगों पे एक्सरसाइज करे। नॉन हेजमोनिक दोज हु डू नॉट ऑक्यूपाई पावरफुल एंड अपर क्लास, जो पावरफुल भी नहीं है, जिनके पास कोई पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, और अपर क्लास स्टेटस से भी नहीं, अपर क्लास स्टेटस ग्रुप इन अ क्लास डिवाइडेड सोसाइटी, जो हमारी क्लास डिवाइडेड सोसाइटी है। सो सबाल्टर्न एम्प्लॉयज ग्रुप आर इंडिविजुअल्स हु आर आउटसाइड ऑफ द पावर स्ट्रक्चर। सब हम क्या ये फिर कह सकते हैं कि सबाल्टर्न का मतलब होता है वो लोग, वो ग्रुप, वो इंडिविजुअल्स जो कहाँ है? जो आउटसाइड है। किससे? जो हमारा ये सोसाइटी का पावर स्ट्रक्चर है, इससे बाहर है, जिनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। यस, ये भी हम कह सकते हैं। सो दे आर मेड सबाल्टर्न और सबऑर्डिनेटेड बाय द डोमिनेटर। ये लोग सबाल्टर्न और सबऑर्डिनेटेड क्यों है? क्योंकि जो डोमिनेंट हेजमोनिक और पावर स्ट्रक्चर है, एंड दे सफर अंडर द डोमिनेंट पावर स्ट्रक्चर। जो पावर स्ट्रक्चर है जिसको ऑलरेडी जिस पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, जिनको अथॉरिटी मिली है, तो ये लोग जो हैं, ये लोग इस चीज़ से सफ़र होते हैं, इन चीज़ों की वजह से। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोगों को हम फिर कहाँ रखते हैं? सबाल्टर्न में रखते हैं। चलिए,
अब हम देखते हैं द टर्म सबाल्टर्न केम इनटू अ पॉपुलर एकेडमिक डिबेट। अब ये डिबेट कब आया, एकेडमिक्स में कब आया, आपके बुक्स में कब आया, सोशियोलॉजी में कब आया? आफ्टर ए ग्रुप ऑफ स्कॉलर, जो ग्रुप ऑफ स्कॉलर से स्टार्टेड पब्लिशिंग, इन्होंने एसेज और बुक्स लिखने स्टार्ट कर दिए अंडर द सबाल्टर्न टाइटल। सबाल्टर्न स्टडीज़ पे इन्होंने बुक लिखे इन द ट्राइबल मूवमेंट्स और पीजेंट मूवमेंट जो कॉलोनियल इंडिया में हुए, जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ के ट्राइबल्स पे और यहाँ के पीजेंट्स पे जो जुल्म सितम की एक्सप्लॉयटेशन की, उसी दौरान ये एक स्टडी बन गई, एक पॉपुलर स्टडी बन गई जिसमें बहुत सारे एसेज और बुक्स पब्लिश होने लगे और फिर इस चीज़ को पब्लिकली यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ाना स्टार्ट शुरू किया गया। ठीक है, स्कॉलर्स रिलेटेड टू सबाल्टर्न ग्रुप कंसिडर दैट, ये कहते हैं कंट्रीब्यूशंस बाय द ट्राइबल एंड पीजेंट्स कॉलोनियल पीरियड एज सबाल्टर्न क्लासेस। ये लोग कहते हैं जो ये लोग हमारे थे, ट्राइबल्स थे, पीजेंट्स थे, मार्जिनल वुमेन थे, एसटीज थे, इनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में। सो इनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इनकी हिस्ट्री को भी स्टडी करना होगा, इन लोगों को भी स्टडी करना होगा। ठीक है, चलिए, द सबाल्टर्न इज एन अटेम्प्ट टू रेस्टोर द हिस्टोरिकल नैरेटिव, यानी दोबारा से लिखना, इनकी हिस्ट्री को लिखना, इनका नैरेटिव लाना हिस्ट्री में, एंड रिकंस्ट्रक्ट पीपल्स पॉलिटिक्स एंड हाई हिस्ट्री इग्नोर्ड देम। तो हम क्या कहते हैं, ये सबाल्टर्न वाले कहते हैं कि जो आपके पास अभी हिस्ट्री है, जो आप पढ़ते हैं, उसमें आप लीडर्स को पढ़ोगे, उसमें आप बड़े बड़े लोगों को पढ़ोगे, लेकिन जो आम लोग थे, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप थे, जिन पे काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन हुई, जिन्होंने भी फ्रीडम स्ट्रगल में अपनी क्या दी, कुर्बानियाँ दी, उन्होंने भी बहुत काम किया फ्रीडम स्ट्रगल में, उन पे भी बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन हुए, तो वो हिस्टोरिकल नैरेटिव आपको हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए उस हिस्टोरिकल नैरेटिव को लाना, उनकी हिस्ट्री को लाना किनका काम है? सबाल्टर्न ने कहा इनको भी हिस्टोरिकल नैरेटिव में लाना, इनकी हिस्ट्री भी राइटिंग करनी है, इनका काम भी लिखना है, इनका कंट्रीब्यूशन और इनके एक्सप्लॉयटेशन क्या क्या चीजें इन पे हो रही थी, तो वो सारा हम किस में लाएंगे? हिस्ट्री में लाएंगे। किसने बोला? सबाल्टर्न वालों ने। ठीक है, तो इसके जो मेन कंट्रीब्यूटर्स जिन्होंने इस पे काम किया है, इंडियन सोशल वो है रंजीत गुहा, डेविड हार्डीमान, इसने देवी मूवमेंट दिया है, पांडे और डेविड आर्नोल्ड, सुमित सरकार, दीपेश चंद्र भाटिया और शाहिद अमीन। ठीक है, इस पे एक आर्टिकल लिखा है, एक इंडियन फेमिनिस्ट एक है जिसका नाम ही है कैन सबाल्टर्न स्पीक, क्या ये बोल सकते हैं? ये टर्म आपको बहुत सारे डिबेट्स में देखने को मिलेगी। जब आप इंडियन जो नेशनल मीडिया है वहाँ जब सोशोलॉजिस्ट्स आते हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से, या कन्हैया कुमार को आप देखेंगे, तो ये टर्म आपको बार बार देखने को मिलेगी, कैन सबाल्टर्न स्पीक। सबाल्टर्न का मतलब होता है यही मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। ठीक है, तो ये सबाल्टर्न का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, होप आपको ये समझ आया होगा। तो सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव क्या देखता है? सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव इंडियन सोसाइटी में किसको करता है? मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को। अब आपको क्या समझना है नेक्स्ट में? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कंसेप्ट्स। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा और उसके साथ साथ एप्लीकेशन पे भी मिलेगा, लेकिन जो इसका पीडीएफ है, एक तो ये पीडीएफ, दो पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा, एक तो ये पीडीएफ जो मैंने लेक्चर बना के दिया है, दूसरा पीडीएफ आपको क्या मिलेगा? दूसरा पीडीएफ आपको मिलेगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रिलेटेड होगा, जो आपको एग्जाम में लिखना है, वो पीडीएफ भी मैं कहाँ डाउनलोड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, वो भी एप्लीकेशन पे अपलोड होगा। तो अगर आपको उसको डाउनलोड करना है तो वहां जाइए, वहां लेक्चर भी फ्री है और पीडीएफ भी अपलोड मैंने फ्री कर दिया, उसको डाउनलोड करिए फाइनल एग्जाम के लिए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।